नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। हमेशा की तरह जो दिन भर की अहम खबरें हैं, उनसे जुड़े सवाल लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। कल सवालात और थे, आज से 2 रोज़ पहले सवालात कुछ और हमने अपने जो तज्ज़ियाकार हैं, उनके सामने रखे। लेकिन जिस मामले से ये सवालात जुड़े हैं, वो मामला एक ही है और वो है ईरान, इज़राइल और अमेरिका के माबैन जो जंग जारी थी, जिसमें हमने देखा कि पहले सीज़फायर हुआ, उसके बाद उस सीज़फायर में एक एक्सटेंशन चल रहा है। लेकिन उस एक्सटेंशन के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर से एफर्ट की और अभी भी पाकिस्तान की एफर्ट्स जारी हैं कि दोनों ममालिक को, ईरान को और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके और ये जो सीज़फायर है, इसको मुस्तकिल जंगबंदी के अंदर तब्दील किया जा सके। लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि अमेरिका की जानिब से जो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की गई, उसने ये जो मुज़ाकरात जिसके लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा था, उसकी नाकाबंदी कर दी है। ईरान ने जो दूसरा दौर जो एक्सपेक्टेड था, उसमें शमूलियत से इनकार कर दिया है। अब शराइत उसकी बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो फौरी तौर पर कहा जा रहा था कि अगर अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर देता है, तो शायद अब ईरान जो है मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान आएगा या ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे। लेकिन हमने देखा कि बजाय इसके कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी की गई है, ये जो ब्लॉकेड है, इसको अमेरिका की जानिब से ख़त्म किया जाता, इस पर मज़ीद ज़्यादा रिएक्शन जो है, मज़ीद ज़्यादा सख्ती जो है वो की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और आज उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान के जितने जहाज़ आपको दिखाई दें, उन तमाम जहाज़ों को तबाह कर दिया जाए। उनके बकौल अगर यहाँ पर कुछ ऐसे नेटवर्क्स बिछाए गए हैं समंदर के अंदर, तो उनको भी तबाह कर दिया गया है, या अगर मौजूद हैं बारूदी सुरंगें, तो उनको भी जल्द तबाह कर दिया जाएगा। बड़े-बड़े दावे ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से अलबत्ता सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ऐसे माहौल में जब दूसरे मुल्क की जानिब से धमकियां दी जा रही हों, किसी सूरत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है और ये मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक अमेरिकी सदर इन तमाम धमकियों से और इन तमाम हरकत से बाज नहीं आते हैं। अब हम क्या ऐसा होते हुए देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, ये सवाल अपने मेहमान के सामने हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी इस वक़्त जो सिचुएशन है, वहाँ के जो वज़ीर जंग हैं, वो बहुत से जो वहाँ के जर्नैल हैं, उनको फ़ारिग कर चुके हैं। बहुत से आम वज़रा के ओहदे जो हैं, वो उनसे छीन चुके हैं, उनको घरों तक भेज चुके हैं। आज एक हमने देखा कि उनके जो बहरिया के वज़ीर हैं, वो भी उनको भी घर रवाना कर दिया गया और साथ ही साथ बहुत सारे सर्वेज़ जो हैं अमेरिका के अंदर से सामने आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि तेज़ी से ट्रंप के जो मकबूलियत है, वो कम हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं अमेरिकी, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जंग जो है इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए है। और भी बहुत सारे मामलात, ज़ाहिर है जब तेल की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, दीगर दुनिया के ममालिक में बढ़ रही हैं आबनाए हुर्मुज़ के ब्लॉकेड की वजह से, तो अमेरिका में भी बहुत सारी महंगाई में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, तेल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि उन्हें यकम मई को, यानी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कांग्रेस से इस जंग की मंजूरी लेनी है। स्टार्ट तो वो इस जंग को किए हुए थे उसकी मंजूरी के बाद, लेकिन वहाँ के कवानीन के मुताबिक उनको तकरीबन ये जो 2 महीने का वक्त होता है, इसके अंदर मंजूरी लेनी है। उस वक्त में भी उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। सो व्हाट नेक्स्ट? अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैज़ुर रहमान साहब, वीडियो लिंक पर हमें अमेरिका ही से ज्वाइन किए हुए हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। फैज़ुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सवाल अच्छा, यही कि बहुत-बहुत शुक्रिया अमेरिका इसका। क्या सोच रहा है इस वक्त? अमेरिका इस वक़्त क्या सोच रहा है? देखिए, अगर ज़ाहिर है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ की अवाम की अक्सरियत इस वक़्त इस जंग के सख्त खिलाफ है। तकरीबन 70% तक लोग इस वॉर को डिसअप्रूव करते हैं और खुद इनकी अपनी जो ज़ाती मकबूलियत है, सदर ट्रंप की, वो भी जी, 6 जी। 33% तक आ गई है। यानी 33% सिर्फ़, और ये इनकी लोवेस्ट रेटिंग है। और इस टाइम फ्रेम में अमरीकी तारीख में किसी भी सदर की इतनी निचली सतह पर मकबूलियत नहीं आई थी। तो ये ज़ाहिर है कि एक, जैसे कि खुद आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और सारे नुकात अच्छे उठाए हैं और उनका अच्छा अहाता किया हुआ है। तो इसमें यही सूरत हाल है कि ना सिर्फ ये कि ये जो इनकी मकबूलियत है, वॉर की मकबूलियत है, इसके अलावा इनकी जो हमारे पास यहाँ इन्फ्लेशन का मसला चल रहा है, मार्केट्स डाउन हो रही हैं और एक ओवरऑल एक आपको सियासी अबतरी और एक कन्फ्यूजन का समा नज़र आता है यहाँ पर। और
لوگ جو ہیں، جو انویسٹرز ہیں یا جو چھوٹے بزنس کاروبار جو کرنے والے لوگ ہیں یا جو گھر جن کو خریدنے ہیں، تو سب نے اپنے اپنے ہاتھ روک لیے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اوور آل اکانومی کے لیے بہت ایک خطرناک انڈیکیٹرز تو ہیں۔ یہ اچھا، اب ہاتھ آپ کب تک جی روکے فرمائیے۔ رہیں گے؟ یا لوگوں کو کب تک اپنا ہاتھ روکنا پڑے گا؟ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اور خاص طور پر جب آپ نے فرمایا کہ مقبولیت بھی کم ہو رہی ہے، اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں جی جنگوں کو ختم کروں گا جب اپنا پہلا خطاب کیا، اور اس کے بعد بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے، اور اب ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جو خدا نخواستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ کانگریس سے ایک ہفتے کے اندر ان کو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو بھی راضی کرنا ہے، اجازت بھی لینی ہے۔ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ٹرمپ انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے سر؟ دیکھیے، اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ یہ جنگ انہوں نے خود شروع نہیں کی، ان سے جنگ ان کو اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے، اور وہ اسرائیل کی شخصیت جو بات۔ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہ اسرائیل اور نیتن یاہو، خاص طور پر بالکل۔ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک جو 11 فروری کو امریکی تاریخ میں غالباً کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا کہ ایک فورن لیڈر امریکہ کی وار کیبنٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے تہہ خانے میں جو سچویشن روم ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھے اور 90 منٹ کی پریزنٹیشن دے پوری وار کیبنٹ کو، اور بیٹھی بھی اس طرح کہ جیسے صدر ٹرمپ اور وہ ہم پلہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کہ صدر ٹرمپ ہیڈ ٹیبل پر، ہیڈ چیئر پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک جنگ بہت جلدی ہم سمیٹ لیں گے اس کو، 3 4 دن کی کہانی ہے، سب پورا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ایسا ہوا۔ تو جی اب جی میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت ان کے پوری کوشش اب صدر ٹرمپ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ سے کس طرح سے نکلیں، لیکن ان کے پاس کوئی اب اچھے آپشنز نہیں بچے اب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دوسرے جو آپشنز جو بھی ہیں ان کے پاس، اگر وہ اس کو استعمال کریں بھی، تو ابھی بھی وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ نیتن یاہو کوئی اس کو اسپوائل نہیں کریں گے، اپنی طرف سے حملے نہیں کریں گے۔ آج ایک بہت ان کی طرف سے بہت خطرناک بیان آیا ان کے جو ڈیفنس چیف کا، کہ ہم دوبارہ حملوں کی تیاری کر رہے ہیں ایران پر۔ تو اس طرح کی جو کنفیوزنگ اور کانفلکٹنگ میسیجز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ معاملات بگاڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے دنیا حیران اور پریشان ہے کہ یہ آخر یہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی سپر پاور، اتنی طاقت کے ساتھ اگر یہاں پر فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں، تو دنیا کی جو عالمی جو معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، امریکہ جو ہے ہم لوگ بہت انسولیٹڈ ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امپیکٹ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے جو ساؤتھ کوریا، جاپان اور آپ کا دوسرے جو چائنا، یہ جو ایشیا کے، ایون بھارت، پاکستان، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو بہت گمبھیر ہو گئے ہیں۔ آج آپ نے بھی، آپ کی خبروں میں دکھایا گیا کہ وہ ساؤتھ کوریا اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ ساؤتھ بالکل۔ کوریا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہماری کچھ انرجیز کا، جو سپلائز کا کچھ خیال رکھیں، لیکن ابھی ان کو کوئی آف ریمپ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جو بلاکیڈ، اب دیکھیے جس چیز کو جو جنگ شروع ہونے سے پہلے جو اسٹریٹ جو آبنائیں بالکل کھلی ہوئی تھی، آج وہاں 2 بلاکیڈ چل رہے ہیں، ایک ایران نے کیا ہوا ہے اور پاکستان ایک میں انہوں نے کیا ہے امریکہ نے۔ اچھا، امریکہ نے تو کیا ہے صرف ایران کے پورٹس کا، کہ ایران کے پورٹ سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، لیکن ایران نے ایفیکٹولی پوری دنیا کا بلاکیٹ کیا ہوا ہے، اور نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ختم ہو، کیونکہ اب یہاں پر یہ ایک سوچ آ گئی ہے وائٹ ہاؤس میں خصوصاً، اور آپ نے شاید اس خبروں میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب جی جی انہوں نے اس کو یعنی آپریشن ایپک فیوری سے آپریشن اکنامک فیوری کا نام دے دیا ہے۔ یعنی اب یہ اس کا اکنامک بلاکیٹ کر کے، ناکہ بندی کر کے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اسٹیٹس کو ایسا رہے گا کہ ہم ٹھیک ہے ایکٹیو جنگ بھی نہیں کریں گے، اور یہ معاشی حالات ابتر ہونے کے لیکن یہ بعد دکھائی ایران ہم نہیں سے دیتا ہے بات کہ چیت یہ کر جو کے۔ ان کی خواہش ہے یہ ایران کسی طور پوری ہونے دے گا، بیکاز ظاہر ہے کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پر جس طرح سے آپ نے یہ ٹرم استعمال کی، اب وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ فیض صاحب، آپ نے بالکل وجہ فرمایا۔ سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے دوران امریکہ نے چیف آف سٹاف کو ان کے عہدے سے ہٹایا، وزیر بحریہ اب جان سی فیلن اب وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی فیلن ہیں جو بہت زیادہ کلوز، بہت قریب سمجھے جاتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے،
इतने बड़े-बड़े लोग, कुछ रिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ को जबरी तौर पर घर भेजा जा रहा है, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये ज़ाहिर करता है कि अमेरिका जो है, वो कहीं अपने ज़हन में ये तस्लीम कर चुका है कि उसको शिकस्त हुई है। बस अब उस शिकस्त का मलबा जो है, वो दूसरों पर डालने के लिए इस तरह के या तो रिज़ाइन्स लिए जा रहे हैं, या जबरी रुखसतियाँ की जा रही हैं। तासुर ये जा रहा है सर दुनिया पे। देखिए हाँ, हाँ, देखिए मैं इसको इस तरह से फ्रेम नहीं करूँगा, आप उसको समझ अच्छा। सकती हैं इस तरह से, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका समझने का ये है कि ये वो लोग हैं जो इनकी राह में रुकावट हैं और जो एक दूसरा ओपिनियन ऑफ़र कर रहे हैं। हालाँकि बिल्कुल सब करीबी साथी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग रेज़िस्ट सच में। करते हैं। नेवल हुँ, चीफ़ का मतलब ये हुआ कि जो इस वक़्त वहाँ की नेवी जो कार्रवाइयाँ कर रही है, जहाँ वो ज़रूरियात हैं, तो ये जो नेवल हुँ, सेक्रेटरी ऑफ़ नेवी को इन्होंने जो बाकायदा फायर किया, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ से कुछ डिसेंटिंग व्यूज़ आ रहे थे, कुछ एक उसको मुखालिफत की जा रही थी। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है और जो ज़्यादा एक करीन क़यास है कि कोई ऐसी कार्रवाइयाँ ये करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, उसमें इनको मज़ीद पूरे सब की जो ऑल हैंड्स ऑन डेक जिसे कहा जाता है इंग्लिश के मुहावरे में, वो ये चाहते हैं और वो एक खतरनाक एक इंडिकेटर है, खतरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ इशारा करती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इज़राइल की तरफ से बयानात देखें, क्योंकि अब ये जो तातुल है, ये जो मामला बिल्कुल फँस गया है आके, तो इसका कोई ऑफ रैम्प इनको खुद नज़र नहीं आ रहा। अगर ये वहाँ बॉम्बिंग शुरू करते हैं, तो उससे भी वहाँ की माशी हालात हुँ, बहुत ख़राब होंगे। ईरान ने जो टारगेट्स बताए हैं कि अगर वो गल्फ़ स्टेट्स पे वो टारगेट हिट किए जाते हैं, तो दुनिया एक और बहुत बड़े बहरान की तरफ जाएगी। अगर ब्लॉकेड भी जारी रखते हैं, तो 2 ब्लॉकेड्स एक साथ जारी रखने से वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त माशी सूरत-ए-हाल का सामना है। तो किस हुँ, तरह से बाहर निकला जाए? अच्छा फिर अगर ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ के वैसे ही वापस आ जाते हैं, तो फिर इनको ये खतरा है और जो मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, वो बहुत अहम बात है ठीक हो कि देखिए ये जो हुँ, काम शुरू किया है, ये पिछले सब लोग हुँ, अब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 40 साल से नेतन्याहू हर सदर के पास जाते थे और कहते थे कि आप ईरान को हुँ, बॉम्ब करना शुरू कर दें, यानी ईरान को तबाह कर दें। हुँ, हुँ। बिल-आखिर इनको एक ऐसी शख्सियत मिल गई ट्रम्प की शक्ल में कि जो उनकी बात मान गई, किसी सदर ने, हालाँकि ये भी ठीक बड़े है, प्रो लेकिन इज़राइल थे, अब ट्रम्प जो क्लिंटन। हैं द फैज़ुर रहमान साहब वो एक ऐसी सिचुएशन में फँस चुके हैं जिसे कहा जा सकता है जैसे एक शायर ने कहा है कि हाथ उलझे हुए रेशम में फँसा बैठे हैं, अब बता कौन से वाह! धागे को जुदा किससे करें? वज़ीर जंग क्या से वो बात! पूछते हुए वाह, वाह! दिखाई देते हैं जैसे आपने कहा कि दोनों ओहदों के लिहाज़ को उन्होंने मलबूस नहीं रखा, एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए और बहुत सारे फैसले जो हैं वो वज़ीर जंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, अ, आप अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका में प्रेज़िडेंट क्या सोच रहे हैं, उनके साथी क्या सोच रहे हैं, उनके हरीफ क्या कह रहे हैं और ख़ास तौर पर अमरीकी अवाम इस जंग को लेकर क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें फैज़ुर रहमान साहब अमेरिका से हमें बता रहे थे, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक जी प्रोग्राम में अब हम कुछ मुल्की सियासत की बात करते हैं और मुल्की सियासत में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध को इनफैक्ट सिंध के दारुल हुकूमत कराची का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं और नाज़रीन आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक ही करेंगे यकीनी तौर पर कि जब भी हम कराची का जिक्र करते हैं तो बहुत रेयर है कि ऐसा हो रहा हो कि कराची से कोई अच्छी खबर जो है वो हेडलाइंस में जगह बना रही हो गो कि वहाँ की हुकूमत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर भी रही होती है इस बात से ज़ाहिर है कोई इनकार नहीं है और आजकल तो बहुत ये भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जो वज़राए आला हैं मुख्तलिफ सूबों के उनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन भी हमें पिछले दिनों में दिखाई दे रहा था कारकर्दगी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद बीआरटी मंसूबे को लेकर कराची के अंदर हमारे पास एक ऐसी खबर आई जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि यहाँ कराची में हो क्या रहा है और जो हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आखिर कौन है और इसका तयन कौन कर रहा होगा। बीआरटी मंसूबे की मैं बात कर रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई है। 2017 में इसका आगाज़ किया गया था कराची के अंदर, 2022 में इसको कंप्लीट होना था। अभी जब ज़ाहिर है मैं और आप नाज़रीन बात कर रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 2026 है और अभी तक ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल तो क्या, ये किसी मरहले पर पहुँचता हुआ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि जो हुकूमत है उसकी जानिब से ये जो ठेकेदार है, जो अथॉरिटी थी उसकी जानिब से इनसे ठेका जो है इसका वो वापस ले लिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ठेकेदार है ये कोर्ट पहुँच गए और इन्होंने कोर्ट पहुँचकर उल्टा हुकूमत की शिकायत लगा दी और कहा कि जी ये मंसूबा इसमें करना क्या था, काम क्या था, प्लान क्या था,
ढाई साल गुज़र गए थे, मुझे तो यही नहीं बताया गया। गो कि उन्होंने सारे इल्ज़ाम जो है उन पर हुकूमत के ऊपर डाला है, लेकिन हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उनसे शैला रज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया मैम आपने जॉइन किया। शैला साहिबा आप जानती हैं जब गुल प्लाज़ा सानिया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद भी हमने इस मंसूबे का बहुत ज़्यादा नाम सुना क्योंकि ये कहा गया ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से वहाँ पर ये बयान दिया गया कि जी गुल प्लाज़ा में जो एम्बुलेंसेज़ हैं या जो आग बुझाने का अमला है, वो यहाँ पर पहुँचना चाहता था लेकिन ट्रैफ़िक जैम था यहाँ पर इर्द-गिर्द और ये ट्रैफ़िक जो है ये बीआरटी मंसूबे की वजह से जैम था, इसलिए ये लोग यहाँ पर टीमें जो हैं रेस्क्यू की नहीं पहुँच पाईं। फिर 2 बच्चियाँ स्कूटी पर एक गड्ढे में जो इसी बीआरटी की खुदाई के लिए वहाँ पर किया गया था, उसमें गिरकर अपनी जान से चली जाती हैं। फिर एक बच्चा जो है वो डूबकर एक जो नाला नुमा एक चीज़ बन गई थी इस बीआरटी मंसूबे की वजह से, गो कि मुतअद्दिद हादसात हुए हैं और मुतअद्दिद हादसात रोज़ाना की बिना पर हो रहे होते हैं शैला रज़ा साहिबा। तो अब हम ये समझें कि ये जो ठेकेदार है सारा का सारा इस पर ज़िम्मेदारी डाल दी जाएगी जैसे कि किया भी यही गया या आपको लगता है कि नहीं इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इस ठेकेदार के ऊपर जो निगरानी रखने वाली एक अथॉरिटी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं न कहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि गुल प्लाज़ा की जो बात है ना, वो जैसे-जैसे उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उस वो टाइम पे जो हमारी बनी हुई भी रोड्स हैं, जो इलाके बिल्कुल एवन चल रहे हैं, आप उस पे ट्रैफ़िक का जो है ना, आप दबाव देख सकती हैं कि कितना ट्रैफ़िक होता है कराची में माशाल्लाह। हुँ। हाँ, पूरी हाँ। रात कराची जागता है। मैं जिस जगह रहती हूँ, मेरे घर के सामने 2 हॉस्पिटल हैं, खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल, और पूरे वक़्त कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ट्रैफ़िक ना हो। तो अब वहाँ पे जो एक रोड यूज़ हो सकती थी, उस पे कंस्ट्रक्शन थी, और फिर ये है कि जब लोगों को पता चला कि आग लग गई है, तो एक तरीक़ा होता है कि जिसकी फैमिली थी वो अपने घर से दौड़े और एक जैम हो गया सूरत-ए-हाल। तो मैं समझती हूँ कि उसको अगर हम थोड़ी देर इससे अलग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब ये आपने मुझे बीआरटी का बताया, तो क्योंकि मुझे टॉपिक भी नहीं मालूम था, और मैं समझ रही थी कि इस टॉपिक का इस वक़्त यहाँ पे नहीं होगा। ये 26.6 किलोमीटर बस रैपिड ट्रांज़िट है, रेड लाइन कॉरिडोर एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ डायरेक्टली जी, जी। बेनिफिटिंग 1.15 मिलियन पीपल्स, ठीक है? हुँ, और 11 दिसंबर 2016 को ये शुरू हुआ, और जी। गवर्नमेंट अपॉइंटेड गैस-डूबा ग्रुप as the contractor for the construction of the northern section of BRT line 3, हुँ, which was हुँ। expected to complete within 2.5 years. अब होता ये है कि जो हम लिखते हैं, ये मुझे मुझे भी काफ़ी अरसे बाद पता चला कि ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा या 3 साल में। ये जब होता है कि जब आप अ, उसके जो फंड्स हैं वो अगर पूरे मिल जाते हैं, तो उसमें ये हुँ। होता है कि जो गिवन पीरियड है इसमें ये हो जाएगा। लेकिन अगर फंड की शॉर्टेज है और फंड्स नहीं आए, तो फिर ये चीज़ जो है इसी तरह लटकती चली जाती है। तो जब अब ज़ाहिर है कि मैं इस वक़्त इस तैयारी से नहीं बैठी, मैं समझी कोई मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारी बात होगी। तो इसमें ये है कि कराची का जो फंड होता है बजट में, वो दूसरे डिवीज़न से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कराची का हक भी है, और लेकिन उसके साथ-साथ हमें फिर ये देखना होता है कि जो 4 क्वार्टर्स है, इसमें हमें किस तरह से बजट मिल रहा है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ₹100 की है फ़र्ज़ करें, और ₹100 में से हमने ₹25 कराची के रखे और 75 पूरे सिंध में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अगर वो हमें ₹100 नहीं मिले इस क्वार्टर में, और उसके बजाय हमें 75 मिले, तो फिर हमारे पूरे सिंध के मंसूबे लटक जाते हैं, अच्छा और फिर इस तरह होते-होते वो बिल्कुल मैं फाइनल शैला बहुत क्वार्टर में बहुत जब मिलते माज़रत हैं। के साथ मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें आपने इतनी बार फंड्स का ज़िक्र कर दिया। मैं बस ये चाह रही थी कि वो जो ठेकेदार ने एक कोर्ट के अंदर मौक़िफ़ अख्तियार किया है, कुछ आप उसका भी ज़िक्र करें ना। उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने तो ये नहीं कहा फंड्स नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, मैं बना नहीं सका। उन्होंने कहा कि मुझे तो प्लान ही नहीं मिला, ढाई साल प्लान नहीं मिला कि करना क्या अभी है? मैं नहीं समझती कि
इस तरह की कोई बात हुई होगी, क्योंकि अब तो बच्चे-बच्चे के मुँह पे ये चीज़ है कि ये रूट यहाँ से यहाँ आएगा, ये रूट यहाँ से यहाँ जाएगा और इस पर हर वक़्त बात होती है कि यहाँ से यहाँ ये चल गया और यहाँ से यहाँ ये चला जा रहा है, तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए था। हुँ। अगर उन्हें 2.5 साल तक एक प्रोजेक्ट का मैप नहीं मिल रहा, उसकी फिज़िबिलिटी नहीं मिल रही, तो फिर वो क्यों सेट के पड़े हुए थे? असल चलिए बात तो ये वो है नहीं ना, छोड़ इसका रहे थे, मतलब है वो नहीं इसका छोड़ रहे थे, तो इसका मैम म सिर्फ़ मैंने तो आपसे जी मैम। कहा कि बजट एलोकेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमें जिस तरह से फेडरल से मिलता है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ज़रूर कम हुआ होगा, लेकिन एक शख्स को 2 साल के बाद इतने साल के बाद कैसे ख़्याल आया कि अरे मुझे जो वो है शख्स तो वो किसी जब फ़ायदे तक में रह रहा होगा ना मैम, उसको तो ख़्याल क्यों आएगा? एक शख्स जिसको पैसे मिल रहे नहीं, हैं, ठीक बकौल है, आपके कि उन्होंने जब ये तक ऐसा नहीं तो हुआ होगा। मैम ज शहनाज़ नहीं अर्ज़ मेरी सुन देखिए, लीजिए ना। मैं नहीं, अब मैं आ जाती हूँ। शाहराह अच्छा, भुट्टो को जब शाहराह भुट्टो का शोर मचा, मिसाल देती हूँ आपको जी, कि जी। ये बह गई, तो फिर सामने ये आया कि जी ये 34 किलोमीटर की है और 17 किलोमीटर बनी है और 24 किलोमीटर तक सिर्फ मट्टी बिछाई गई है, उसकी हुँ। स्टोनिंग भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो जिस जो सिर्फ मट्टी बिछाई गई है एक राह बनाने के लिए, वो बही है। तो फिर जो भी बनी है वो कैसे बना रहे हैं? अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाहता है मुड़ जाते हैं। तो फिर ये इसमें ये तो कहीं न कहीं मैम समझने शायद वाली बात करप्शन हुई है ना? फिर इसमें कोई तो मुलव्विस होता है, जब ऐसे अब मंसूबे बनते हैं, कहीं न कहीं करप्शन हो रही होती है। मैम शायद अब प्लीज़ जब एक मेरे चीज़ पास मैम कोर्ट वक़्त कम है, में अब जब एक बड़ा चीज़ अहम पॉइंट है मैम, अब मैं जब एक आपके चीज़ सामने कोर्ट रखना में चाह रही हूँ। पहुँच गई है अब जब जी। एक चीज़ कोर्ट में पहुँच गई है हुँ। और वहाँ पे सामने आ गई है, तो करप्शन भी होगी, तो आनी चाहिए और जो इसमें मुलव्विस हो, उसको कैफ़रे किरदार तक जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा 11 अप्रैल जो भी 2019 में मैं आपको लेकर जाऊँगी। आज तो आपको नहीं मालूम था, मैं बिल्कुल इसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि आपको पहले कन्वे नहीं जी। किया गया। कन्वे किया जाना चाहिए था कि हमने इस टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन आप इतनी ज़ीरक सियासतदान हैं, तमाम मामलात से बखूबी आगाह हैं। 2019 में 11 अप्रैल का दिन था जब फैसल करीम कुंडी साहब थे, उनके साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ हुमायूँ खान साहब थे, जो वज़ीर दिफ़ा जो उस वक़्त थे परवेज़ खट्टक के उनके खिलाफ चले गए थे नैब के अंदर कि जी जो पेशावर बीआरटी है उसमें ताख़ीर हुई है और ये जो ताख़ीर है ये इसलिए हुई है कि उसमें करप्शन की गई है। तो आपको लगता है कि ये जो कराची में बीआरटी है फिर अगर इसमें ताख़ीर हो रही है तो इसमें भी कहीं न कहीं करप्शन हुई होगी क्योंकि इसी साल 8 फरवरी को डेट शायद आगे पीछे हो सकती है मैं गलत हूँ, लेकिन 8 फरवरी को वज़ीर आला सिंध जो है वो खुद ये कबूल कर चुके हैं एक जगह एक तकरीब के अंदर खिताब करते हुए कि बीआरटी में जो ताख़ीर हो रही है उसकी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। तो फिर मैम शायला आप भी कबूल कर लीजिएगा ना कि आप ज़ाहिर है वज़ीर आप ही की पार्टी के हैं, वो मान रहे हैं तो तो फिर आप भी मान लें। मैंने तो इसमें 2 राय की नहीं ना। मैंने तो इसमें ये कहा है कि 2 बातें की हैं कि ये जी। तो हो ही नहीं सकता कि एक ठेकेदार और उसके पास नक्शा और सब कुछ ना हो। फिज़िबिलिटी मंज़ूर होती हुँ, है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ज़ाहिर है। साइन किया जाता है पीसी-1 के साथ, ठीक है। दूसरी बात ये जी, है कि ताख़ीर हुई तो उसकी वजह बजट एलोकेशन का मसला होगा। तीसरी बात जो करप्शन की है, जब सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अगर करप्शन हुई है, तो हुँ। फिर अब तो मामला अदालत में चला गया। इसका मतलब है कि सीएम साहब जाके ही बताएँगे डिडन्ट कि से अगर दैट कि करप्शन है वो करप्शन हुई है तो जवाब मैं देंगे। ज़िम्मेदार हूँ मैम शैला। उन्होंने बोला कि अगर तो ताख़ीर हुई है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो अगर वो ताख़ीर हुई है तो उसकी ताख़ीर की हुँ, जब वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो उसकी वजह वही होगी बजट एलोकेशन। बजट हुँ। एलोकेशन हमने कर दी लेकिन उसके बाद जो फेडरल से हमें बजट ठीक है, के ज़ुमरे में अमाउंट आता है वो ताख़ीर से ठीक है। नहीं कम मिला। तो सही हो गया मैम शैला मैं वेरी ये नहीं सॉरी कहती आई कि विश हम पाकिस्तान इस में पे मज़ीद करप्शन नहीं बात है। करते। हुँ। जी, जी, कहिए। में बहुत ज़्यादा करप्शन है, आज से नहीं है। इसमें भी हुई तो इसमें जो भी अगर है तो उसे सामने आना चाहिए क्योंकि तकलीफ़ तो हम सब उठा रहे हैं ना। चलिए मैम हम इंतज़ार करेंगे कि ज़ाहिर है हुकूमत वहाँ पर आपकी है तो उसको खुद तो सामने नहीं आना जैसे आप कहीं बार खुद छोड़ देना चाहिए था। तो जो ज़िम्मेदार है वो भी ज़ाहिर है खुद सामने नहीं आ रहा होगा। आपकी हुकूमत है, आपको ज़िम्मेदार को बोलेंगे तो सामने लेकर आना झूठ पड़ेगा। बोलना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए लेट्स सी इसका फैसला आई थिंक कोर्ट करेगा कि उन्होंने झूठ बोला है, सही कहा है, ज़ाहिर उनके पास कोई सबूत भी होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद थीं और इस सारे मामले पर अपना मौक़िफ़ दे रही थीं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, उनकी गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे।
वेलकम बैक जी। अब हम कुछ पहले हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में बात की ईरान अमेरिका मामला को लेकर। अब फिर हमने रुख किया कुछ मुल्की सियासत का, सन से हमने आपको खबर से आगाह किया, कराची से आगाह किया। अब कुछ हम क्रिकेट के मैदान का रुख करने जा रहे हैं। वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं थी पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद नवाज उनका डोप टेस्ट जो है वो मुस्बत आया, और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तान में किसी खिलाड़ी का अगर डोप टेस्ट हुआ है तो मुस्बत आया हो। हमारे खिलाड़ी इन सारी चीज़ों से सीखते क्यों नहीं हैं? और अब ये मामला जो है क्या मोहम्मद नवाज़ के ऊपर मुस्तकिल पाबंदी के ऊपर ख़त्म हो रहा होगा? ये सारे सवालात, वक़्त चूँकि हमारे पास कम है, इनके जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। मुज्तबा हसन साहब से, जो कि जीटीवी का हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। मुज्तबा, आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज़ आप ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान भी आपने वक़्त निकाला है। ये क्या मामला है? मोहम्मद नवाज़ का डोप टेस्ट मुस्बत आया है। हमारे खिलाड़ी ऐसा दिखाई देता है कि कुछ सीखने को तैयार नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिए थे, वो किसी और मेडिसिन पे थे, इसी डोप टेस्ट मुस्बत आया। आपके पास क्या कहानी है? असल में फैक्ट्स क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया। असमा, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये ख़ासा रहा है कि उसके जितने भी प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो शोएब अख्तर हो, मोहम्मद आसिफ हो, हुँ। हम अहमद शहजाद का नाम लें, यासिर शाह, किस-किस का हम नाम लें, ये पाकिस्तान का माज़ी का हिस्सा रह चुके हैं, जो डोप टेस्ट की वज़ह से पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं। लेकिन अब देखें, एक नया नाम है, काफ़ी अर्से बाद आया, लेकिन मोहम्मद नवाज़ एक बड़े सीनियर प्लेयर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जूनियर प्लेयर जिसने ऐसी हरकत की है। मोहम्मद नवाज़ एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे हैं, और जिस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं, ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली हुआ श्रीलंका में और इंडिया में, इस दौरान ये वाकया था जिसमें मोहम्मद नवाज ने तकरीबन तमाम पाकिस्तान के मैचेस, जो 7 मैचेस थे, वो 7 के 7 मैचेस खेले थे। अब बताया जा रहा है रिक्रिएशनल ड्रग्स जो होती हैं, जो ज़्यादातर जिनको कहा जाता है कि तफरीही मकासद के लिए ली जाती है, उनको इस्तेमाल किया गया, जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि मोहम्मद नवाज को भी कह दिया कि वो अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएं, और 22 अप्रैल का टाइम दिया गया था, जिसके बाद मोहम्मद नवाज ने जो अपना जवाब आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवा दिए। अब इस पे फैसला होना बाकी है कि आईसीसी इसका पूरे जो उनका जवाब है उसको देखकर, फिर जो क्वांटिटी, फिर जो सारी जो चीजें होती हैं, इन सारों को देखकर आखिर क्या फैसला करती है। क्या मोहम्मद नवाज का कैरियर जो है क्या वो फैसला यहाँ एक्सपेक्टेड है? देखिए आप तो आगाह हैं, मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात को कवर करते रहे हैं, बताते रहे हैं, जानते रहे हैं। क्या फैसला हो सकता है? कुछ माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है इसमें? देखिए, माजी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद आसिफ पर तकरीबन 1 साल की, शोएब अख्तर पर 2 साल, यासिर शाह अच्छा। और अहमद शहजाद, इन पे कुछ माह की पाबंदी लगाई गई थी। अब मोहम्मद हुँ। नवाज जो है, एक तो फैसला ये है, क्योंकि मोहम्मद नवाज ने अपना जवाब भी दे दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह जो मैं लिए हैं वो मेडिकल पर्पस पे लिए हैं, तो अगर मेडिकल पर्पस पे उनको कोई रिलीफ मिल जाता है तो मुमकिन तौर पर उनको वार्निंग दे दी जाएगी, या एटलीस्ट 2-3 महीने की जो सजा है वो हो सकती है। लेकिन इससे ज्यादा सजा अगर होती है तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज, जो कि ऑलरेडी अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में, और मेरे ख्याल से अगर इससे ज्यादा सजा होती है तो उनका कैरियर का इख्तिताम भी हो सकता है। हमारी जरा ये कहते हैं कि मोहम्मद ठीक। नवाज को जो है 2 से 4 महीने की सजा जो है वो तजवीज़ की जा सकती है, और अभी ये फैसला, जो हतमी फैसला जो है वो आईसीसी मोहम्मद नवाज के जो जवाब दिए उनको देखकर फैसला करेगी, और फैसला मुमकिन तौर पर यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 माह का जो सजा है वो देखी जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती है वो आपने बताया कि 2 इयर्स की हो सकती है, और ये फैसला जो है आईसीसी को करना है। मुझे बताइए कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है? क्योंकि अब इस तरह से एक इतने बड़े इवेंट के अंदर जब एक प्लेयर मौजूद है, उसका अपना एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, और फिर ये कि इतनी आसानी से उस तक अगर ये मनशियात थी, या अगर कोई ऐसी ड्रग्स वो ले भी रहे थे, कोई मेडिसिन वो अगर ले रहे थे, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है पीसीबी के अंदर अपने प्लेयर्स को इसके ऊपर बताना, उनको ब्रीफ करना? और क्या मैनेजर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही होगी? पीसीबी भी कुछ करेगा, मुस्तफा? देखिए, पीसीबी की देखा जाए जिम्मेदारी तो इस तरह नहीं है कि एक सीनियर प्लेयर है, कोई नौजवान लड़का नहीं था, कोई पहला टूर्नामेंट नहीं था, इसने कई पहले मैचेस हुँ, खेले हुए हैं। हम जी, बात करते हैं, ठीक है, पीसीबी के मैनेजर की भी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं आयद होती है कि वो खिलाड़ियों को इस तरह एंगेज रखता है, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उससे पाकिस्तान का नाम वाक़ई में बदनाम होता है। अब देखना ये है हाँ, कि क्या मोहम्मद नवाज़ ने मैनेजर को ये इन्फॉर्म किया था कि ये मेडिकल पर्पज़ के लिए मेडिसिन्स लिए हैं, या इन्फॉर्म किए बगैर अगर ये मेडिसिन लिए हैं तो मेडिकल हुँ, पैनल जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या जो अपने फिजियो होते हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी थी वहाँ पर? क्या उनको हुँ, आगाह किया गया था? अगर आगाह किया गया तो फिर तो मेरे ख़्याल से मोहम्मद नवाज़ बेकसूर है, और सारा जो ज़िम्मेदारी है वो आपके मेडिकल और
पाकिस्तान की जो मैनेजर उन पे आयद होती है। लेकिन अगर ये सारी बातें मैनेजर को आगाह किए बगैर और मेडिकल पैनल को आगाह किए बगैर की हैं, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज पर ये पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए, क्योंकि ये इतने सारी सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी जो है वो आप मोहम्मद नवाज के ऊपर आयद हो रही होगी, लेकिन इसकी मुकम्मल तहकीकात जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी प्रोसेस में है, जवाब इन्होंने जमा करा दिया है। लेट्स सी आईसीसी अब क्या फैसला करता है। मुस्तफा आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मजीद तफसीलात के लिए GTV देखते रहिए। मंडे को मेरी आपकी दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अल्लाह के बाद।